Good morning, dear students. मैं डॉक्टर धीरज बाकोली, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। अपन इस श्रृंखला में चल रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास। आज इस श्रृंखला की कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे। आज अपन बात करेंगे दो महत्वपूर्ण अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1861 और भारत परिषद अधिनियम 1892। पिछले वीडियो में अपने भारत शासन अधिनियम 1853 और 1858 की बात की थी। 1858 का जो अधिनियम था उसको लाने का मुख्य उद्देश्य जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था और उसके कारण जो व्यवस्थाएं उत्पन्न हुई थी उनको नए रूप में स्थापित करना था। अपन पहले ही बात कर चुके हैं कि 1858 के अधिनियम ने भारत में एक बड़ा परिवर्तन किया और परिवर्तन यह आया कि अब तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में हुआ करता था उस शासन का अंत हो गया और उसके स्थान पर शासन सीधा ब्रिटिश ताज के अधीन चला गया, या हम यूं कहें कि ब्रिटिश संसद के अधीन चला गया। अब तक जो कार्य जो नियम ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया करती थी अब वही कार्य भारत सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सरकार करने लग गई, यानी सत्ता में परिवर्तन आया। और 1858 का अधिनियम पारित करने के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने मात्र 3 साल में यानी कि 1861 में एक दूसरा अधिनियम पारित किया जिसे कहा गया भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की सबसे मोटी विशेषता थी कि इस अधिनियम ने भारत में पोर्टफोलियो व्यवस्था की शुरुआत हुई। पोर्टफोलियो व्यवस्था को हम विभागीय प्रणाली भी कहते हैं। जो आज विभागीय प्रणाली हम देखते हैं भारत सरकार में भी और राज्य सरकारों में भी, जिसके तहत मंत्रिमंडलीय व्यवस्था शुरू हुई, विभाग बनाए गए। जैसे आज विभाग विभिन्न प्रकार के वो विभाग बनाए गए, शिक्षा विभाग, वित्त विभाग, विधि विभाग, इस प्रकार के विभागों की संरचना सबसे पहले इस अधिनियम के मार्फत लागू की गई। हालांकि ये जो पोर्टफोलियो व्यवस्था थी इस पोर्टफोलियो व्यवस्था की शुरुआत 1859 में हो चुकी थी। 1859 में इस 1859 की पोर्टफोलियो की व्यवस्था को असल रूप में, विधिवत रूप में अमली जामा पहनाया गया इस भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। जो 1859 में व्यवस्था शुरू की गई थी इसको विधिवत रूप से 1861 में स्वीकार कर लिया गया और विभागीय व्यवस्था की शुरुआत यहां पर हुई। और जो 1892 का अधिनियम था इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी प्रतिनिधित्व की शुरुआत। अब तक जितने भी एक्ट पारित किए गए, जितने भी अधिनियम पारित किए गए, कहीं पर भी प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया और इसके माध्यम से चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई भारत में। इस अधिनियम के माध्यम से 1892 के अधिनियम के माध्यम से भारत में सबसे पहले चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। प्रतिनिधित्व यानी कि जनता को भी प्रतिनिधित्व देने की बात 1892 के अधिनियम में कही गई। इसके लिए चुनाव प्रणाली अपनाई गई। हालांकि यह चुनाव प्रणाली अप्रत्यक्ष थी, कहीं पर भी किसी भी सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होना था और सारी की सारी व्यवस्थाएं अप्रत्यक्ष रूप से ही की गई थी। और ये भी एक प्रकार से मनोनयन की प्रणाली थी, लेकिन फिर भी कम से कम भारत में चुनाव पद्धति या प्रतिनिधित्व का सिद्धांत स्वीकार किया गया, जिसको आगे जो अधिनियम आए 1892 के अधिनियम, जैसे 1909 का, 1919 का, 1935 का, इस अधिनियमों ने इस कार्य को और आगे बढ़ाया। इसकी शुरुआत 1892 के अधिनियम से हुई थी। इसलिए ये जो दो अधिनियम जिसकी आज अपन चर्चा करेंगे इसकी मोटी विशेषता थी। 1861 का अधिनियम जिसमें पोर्टफोलियो यानी कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई और 1892 का अधिनियम जिसमें भारत में प्रतिनिधित्व प्रणाली की या चुनाव प्रणाली की शुरुआत की थी। ये इन दोनों अधिनियमों की मोटी विशेषताएं रही। आज अपन विधिवत रूप से इसी की बात करेंगे। आपसे निवेदन है, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए शुरुआत करते हैं सन 1861 का अधिनियम और सन 1892 का अधिनियम। चलिए अपन विधिवत रूप से शुरू करते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1861 विधि निर्माण की त्रुटिपूर्ण प्रणाली, वायसराय की वीटो शक्ति तथा विधान परिषद में भारतीयों का प्रतिनिधित्व न होने के कारण यह अधिनियम पारित किया गया। याद रखिएगा, इस समय तक विधान परिषद
केंद्रीय विधानमंडल को कहा जाता था। हालांकि आज हम भारत में जो राज्य हैं और जहां पर द्विसदनीय व्यवस्थापिकाएं हैं, वहां पर उच्च सदन को विधान परिषद और निम्न सदन को विधानसभा कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आज़ादी से पहले के भारत की। उस समय जो विभिन्न प्रकार के अधिनियम पारित किए गए, उसके माध्यम से जो भारत में विधानमंडलों की स्थापना की गई थी, उस समय केंद्र में एक सदनीय विधानमंडल हुआ करता था और उसका नाम हुआ करता था विधान परिषद। तो उस समय विधान परिषद में भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं था और इस कारण से 1861 का अधिनियम पारित करने का प्रयास किया गया। इसके अलावा विधि निर्माण की त्रुटिपूर्ण प्रणाली, यानी कि कानून बनाने की जो प्रणाली थी, वो उस समय तक भी वो नहीं थी जो आज हम देखते हैं। जैसे कि आज संसद के किसी भी एक सदन में कानून रखा जाता है, फिर उसमें 3 वाचन होते हैं, उसके पश्चात वो वोटिंग के माध्यम से पारित होकर अगले सदन में जाता है, अगले सदन में भी यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। इस प्रकार का कोई सिस्टम उस समय तक भारत में नहीं था। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जिसके लिए ये विधेयक लाया गया था, अधिनियम लाया गया था, ये था वायसराय की वीटो शक्ति को समाप्त करने के लिए। यानी कि वायसराय को ये अधिकार था कि वो विधान परिषद के द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वीटो करके समाप्त कर सकता था। इसलिए ये जो 3 समस्याएं थी, इन 3 समस्याओं के निवारण के लिए भारत परिषद अधिनियम 1861 लाया गया। इसके मुख्य प्रावधान क्या थे? पहली बार भारत में प्रतिनिधित्व के तत्व का समावेश किया गया, यानी कि यह तय किया गया कि भारतीयों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। याद रखिएगा, अब तक इस 1861 के अधिनियम तक भारत में किसी भी प्रकार की चुनाव प्रणाली का विकास नहीं हुआ था। ये प्रतिनिधित्व की जो बात कही गई थी या कही जा रही थी, पूरी तरह से मनोनीत सदस्य हुआ करते थे, फिर भी वो जनता के प्रतिनिधि कहलाते थे। इसीलिए इस 1861 के अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार प्रतिनिधित्व के तत्व का समावेश किया गया, यानी विधायी कार्यों के समय गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के साथ 6 से 12 अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए। गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद हुआ करते थे, जिसके हाथ में या जिसके ऊपर जिम्मा था विधेयकों के निर्माण का, विधियों के निर्माण का, कानून के निर्माण का, वो जो वायसराय या गवर्नर जनरल हुआ करता था, वो अपने 6 सदस्यों के परामर्श से ही ये कार्य करता था। लेकिन इस अधिनियम ने पहली बार विधान की कार्रवाई थी, कानूनी कार्रवाई थी, उसमें गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में 6 से 12 अतिरिक्त सदस्य और जोड़ दिए गए। यानी पहले जो 6 सदस्य थे, उनके साथ ही साथ 6 से लेकर 12 और अतिरिक्त सदस्य गवर्नर जनरल जोड़ सकता था। इनका कार्यकाल 2 वर्ष रखा गया। जो अतिरिक्त सदस्य जोड़े जाने थे 6 से लेकर के 12 तक, ये गवर्नर जनरल की इच्छा पर निर्भर था। ये जो सदस्य होने थे, इनका कुल कार्यकाल 2 वर्ष होना था और उनका मुख्य कार्य होता था सलाह देना, यानी कि ये कानून संबंधी मामलों पर गवर्नर जनरल को सलाह देने का कार्य करता था। और इसमें एक चीज और रखी गई थी कि इसके 1/2 सदस्य, यानी कि आधे सदस्य गैर सरकारी होने थे। 6 से 12 जो अतिरिक्त सदस्य जोड़े जाने थे, उनमें आधे सदस्य गैर सरकारी होने थे, यानी कि अधिकारियों के अतिरिक्त दूसरे वर्गों से भी, जनता से या जनता के प्रतिनिधियों के रूप में भी इनको शामिल किया जा सकता था। परिषद की शक्ति अत्यंत सीमित थी। ये जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद थी, इसकी शक्तियां बहुत ही ज़्यादा सीमित थी, क्योंकि इनको कोई भी व्यापक अधिकार नहीं थे। सदस्यों को प्रशासन और वित्त संबंधी प्रश्नों को पूछने का कोई अधिकार नहीं था। जो भी विधेयक रखा जाना था गवर्नर जनरल के द्वारा, उसके बारे में परिषद के सदस्यों को, जो कि एक प्रकार से विधानमंडल के सदस्य थे, उन सदस्यों को किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। वित्त संबंधी प्रश्न वो नहीं पूछ सकते थे और प्रशासन से संबंधित प्रश्न भी वो नहीं पूछ सकते थे। इस प्रावधान के तहत महाराजा दिग्विजय सिंह बलरामपुर उत्तर प्रदेश प्रथम सदस्य नियुक्त हुए थे। जो 6 से 12 अतिरिक्त सदस्य और जिनमें गैर सरकारी सदस्यों की बात कही गई थी, क्या सदस्य गैर सरकारी होने चाहिए, उनमें पहला व्यक्ति या पहला सदस्य जो जोड़ा गया था, वो थे महाराजा दिग्विजय सिंह, जो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर रियासत के शासक हुआ करते थे। बम्बई
और मद्रास को पुनः विधायी शक्तियां दी गई। जो बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, जो विधानमंडल हुआ करते थे, इनको भी पुनः विधायी शक्तियां दी गई, यानी कि ये भी कानून बनाने का और उनमें संशोधन करने का अधिकार इस अधिनियम के साथ उनको प्राप्त हो गया। पीस एंड गुड गवर्नेंस के संदर्भ में ये एक योजना थी, एक सोच थी। पीस एंड गुड गवर्नेंस, शांति और सुशासन के संदर्भ में ये मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को या उनके विधानमंडलों को कानून बनाने का अधिकार उनके साथ ही 1861 के अधिनियम में दिया गया। इन्हें कानून बनाने तथा उनमें संशोधन करने का अधिकार दिया गया, यानी बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कानून बनाने का अधिकार भी दिया गया और उन कानूनों में संशोधन करने का अधिकार भी दिया गया। जो इनका गवर्नर हुआ करता था वो विधानमंडल के द्वारा पारित कानून को लागू करता था और उसका वीटो पावर भी उसमें कार्य करता था। पोर्टफोलियो व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई। याद करो, इस वीडियो के शुरुआत में ही मैंने कहा था कि 1861 के अधिनियम की सबसे विशेष बात जो थी, सबसे खास बात जो थी, वो थी पोर्टफोलियो व्यवस्था को प्रारंभ करना। यानी कि एक प्रकार से मंत्रिमंडलीय या विभागीय प्रणाली जो आज प्रचलित है, विभिन्न प्रकार के विभाग होते हैं और प्रत्येक विभाग किसी न किसी मंत्री के अधीन होता है। ये जो पोर्टफोलियो सिस्टम है, विभागीय प्रणाली है, इस विभागीय प्रणाली को 1861 के अधिनियम के माध्यम से संवैधानिक मान्यता दी गई। इसका तात्पर्य क्या था कि 1859 में लॉर्ड कैनिंग ने ये व्यवस्था बनाई थी। 1859 में, यानी कि ये अधिनियम लागू होता है 1861 में और लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो व्यवस्था की शुरुआत की थी 1859 में। 2 साल तक ये व्यवस्था चली। लॉर्ड कैनिंग ने सबसे पहले विभिन्न विभाग बनाए और विभाग की जिम्मेदारी एक एक व्यक्तियों को सौंपी। जब व्यवस्था कामयाब रही तो 1861 के अधिनियम ने इस व्यवस्था को मूर्त रूप प्रदान किया, यानी कि एक प्रकार से वैधानिक ढांचे के रूप में ये व्यवस्था 1861 के अधिनियम के माध्यम से स्थापित की गई और यही व्यवस्था आगे चलकर मंत्रिमंडल व्यवस्था का आधार बनी। आज या उस समय जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था स्थापित की गई थी, आज़ादी के बाद भारत में जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था स्थापित की गई, उस व्यवस्था का मौलिक आधार ये 1861 के अधिनियम में लाया गया पोर्टफोलियो सिस्टम ही था। आज ये व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य कर रही है। समस्त संसदीय शासन व्यवस्थाओं में ये पोर्टफोलियो व्यवस्था आज भी कार्यरत, चाहे वो भारत की बात कहें चाहे ब्रिटेन की बात कहें। चूंकि 1861 का अधिनियम ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित किया गया था, इसलिए ब्रिटेन में व्यवस्था जो प्रचलित थी, पोर्टफोलियो सिस्टम जो प्रचलित था, उसको यहाँ पर लागू करने की कोशिश लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की गई थी। गृह, राजस्व, सैन्य, वित्त, विधि विभाग बनाए गए। उस समय 1861 के अधिनियम के मार्फत 5 विभाग बनाए गए। पहला विभाग गृह, दूसरा राजस्व, तीसरा सैन्य, चौथा वित्त और 5वां था विधि विभाग। आगामी समय में इन विभागों में और बढ़ोतरी की गई, नए नए विभाग बनाए गए, लेकिन सबसे पहले जो पोर्टफोलियो व्यवस्था शुरू की गई 1861 में, उस समय ये 5 प्रकार के विभाग स्थापित किए गए। वायसराय को परिषद में सुचारू रूप से कार्य संचालन हेतु नियम बनाने की शक्ति दी गई और उसकी वीटो शक्ति बनी रही। देखिए क्या विडंबना है कि जिस चीज़ के लिए ये अधिनियम पारित किया गया, जिस चीज़ के लिए अधिनियम लाया गया, सबसे बड़ी समस्या थी गवर्नर जनरल की वीटो शक्ति, यानी कि वो विधान परिषद के द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वीटो करके समाप्त कर सकता था। इस अव्यवस्था के लिए ये अधिनियम लाया गया, लेकिन इस अधिनियम ने ये अव्यवस्था समाप्त नहीं की, बल्कि इस अव्यवस्था को बनाए रखा। वायसराय को परिषद के सुचारू संचालन हेतु ये कहा गया कि वीटो पावर इसलिए आवश्यक है ताकि वायसराय परिषद का सुचारू रूप से संचालन कर सके। इसीलिए वायसराय की वीटो शक्ति इस अधिनियम के बावजूद भी बनी रही। वायसराय को 6 माह के लिए अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। आज वर्तमान में भारतीय राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अध्यादेश 6 महीने के लिए प्रभावी रहता है और इस 6 महीने के दौरान यदि संसद का सत्र शुरू हो जाता है तो संसद के सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक अध्यादेश प्रभावी रहता है। यदि इस समय अध्यादेश को अधिनियम में परिवर्तित कर दिया जाता है तब तो वो कानून बन जाता है, अन्यथा वो समाप्त हो जाता है। ये व्यवस्था चली
इस 1861 के अधिनियम से। 1861 के अधिनियम के अनुसार वायसराय यानी कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। व्यवस्था वही रही जो आज है कि यह अध्यादेश 6 माह तक प्रभावी होगा और 6 माह के भीतर उसको विधान परिषद से इसकी अनुमति लेनी होती थी। यदि अनुमति नहीं प्राप्त होती थी तो अध्यादेश स्वतः ही समाप्त हो जाता था। अगर अध्यादेश को अनुमति मिल जाती तो वो अध्यादेश अधिनियम के रूप में स्थापित हो जाता। इसलिए इस अधिनियम के मार्फत वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया। 3 उच्च न्यायालयों की व्यवस्था की गई, बंबई, कलकत्ता और मद्रास। सन 1862 में ये 3 उच्च न्यायालय प्रारंभ हुए। याद रखिएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। हालांकि नाम उसका सुप्रीम कोर्ट दिया गया था, हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट नहीं था। और इसी रूप में इस 1861 के अधिनियम ने भारत में 3 और उच्च न्यायालयों की व्यवस्था की, हाई कोर्ट की व्यवस्था की, बंबई में, कलकत्ता में और मद्रास में। और इन हाई कोर्ट या उच्च न्यायालयों ने 1862 में कार्य करना प्रारंभ किया। अन्य प्रेसिडेंसी में भी विधायी परिषदें बनाई गई। ये बंबई, कलकत्ता, मद्रास जैसी प्रेसिडेंसियों में तो विधान परिषदें थी ही, और इसके अलावा भी अन्य जो प्रेसिडेंसियां थी उनमें भी नई विधान परिषदों के, विधान मंडलों के स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया गया। इस अधिनियम द्वारा वायसराय को नए प्रांतों की स्थापना तथा उनकी सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया। यानी कि ये जो 1861 का अधिनियम पारित किया गया, इसके तहत वायसराय या गवर्नर जनरल आवश्यकता के अनुसार नए प्रांतों की स्थापना कर सकता था। याद रखिएगा इस अधिनियम के समय तक 4 प्रांत थे, उसके पश्चात धीरे धीरे प्रांतों की संख्या में विस्तार हुआ और 1935 के अधिनियम तक भारत में 11 प्रांत बन चुके थे। तो यहाँ ये अधिकार दिया गया गवर्नर जनरल को कि वो नए प्रांतों की स्थापना कर सकता था, उनके नाम में भी और उनकी सीमाओं में भी परिवर्तन कर सकता था। यह था 1861 का भारत परिषद अधिनियम। चलिए अब बात करते हैं 1892 के भारत परिषद अधिनियम की। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के पश्चात हम यूँ कहें कि लगभग 30 वर्ष पश्चात एक नया अधिनियम आता है, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 से 1892 के बीच में और कोई अधिनियम नहीं लाया गया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ करता था उस समय उन अधिनियमों में, उन एक्ट में ये कहा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आगामी 20 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। इसलिए ब्रिटिश सरकार इस 20 वर्ष के उपरांत या 20 वर्ष से पहले भी कोई नया अधिनियम लाती थी। लेकिन चूंकि अब सारा प्रशासन ब्रिटिश ताज के अधीन चला गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था और 20 वर्ष वाली कोई व्यवस्था नहीं रही कि शासन बढ़ाया जाना है, इसलिए जब आवश्यकता होती थी ब्रिटिश सरकार नया अधिनियम ला सकती थी। तो 1861 के अधिनियम के उपरांत 1892 में अगला अधिनियम पारित किया गया। इसके मुख्य प्रावधान, इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई। अभी जैसे मैंने आपको कहा कि केंद्र में एक विधान परिषद हुआ करती थी, केंद्रीय विधान परिषद, और इसी प्रकार से राज्यों में भी विधान परिषदें हुआ करती थी। और चूंकि यहाँ तक 4 राज्य थे तो इन सभी में, केंद्र में भी और प्रांतों में भी जो विधान परिषदें स्थापित की गई थी, इन विधान परिषद की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई। याद रखिएगा इस समय तक केंद्रीय विधान परिषद में 6 सदस्य हुआ करते थे और अधिकतम 12 सदस्य हो सकते थे गवर्नर जनरल की इच्छा से। लेकिन यहाँ पर नए सदस्यों में को विस्तार दिया गया और नए सदस्य और जोड़े गए। केंद्रीय विधान परिषद में न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 16 सदस्य निर्धारित किए गए। न्यूनतम, कम से कम 10 सदस्य। जो इससे पहले था उसमें न्यूनतम 6 सदस्य थे और अधिकतम 12 सदस्य हो सकते थे। और जो भी सदस्य हो सकते थे इनका निर्धारण करने का अधिकार गवर्नर जनरल को था। भारत परिषद अधिनियम 1892 में इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया और केंद्रीय विधान परिषद में कम से कम 10 सदस्य और अधिकतम 16 सदस्यों का प्रावधान किया गया। यानी कि सदस्य संख्या में वृद्धि की गई, जिनमें से 10 सदस्य गैर सरकारी हों और 5 सदस्यों के लिए सिफारिशें अनिवार्य की गई। ये जो 16 सदस्यों का प्रावधान किया गया उसके लिए कहा गया कि 10 सदस्य गैर सरकारी होने चाहिए। गैर सरकारी, इसका मतलब
सरकारी व्यक्ति यानी कि जो सरकारी अधिकारी पहले इन विधान परिषदों के सदस्य हुआ करते थे, उनके अलावा ये बात की गई कि 10 सदस्य गैर सरकारी होने चाहिए। इसका मतलब अगर कुल 16 सदस्य होने हैं तब 6 सदस्य उनमें सरकारी हो सकते थे, सरकारी पदाधिकारी हो सकते थे। लेकिन जो 10 सदस्य थे उनके लिए कम से कम ये कहा गया कि कम से कम 10 सदस्य गैर सरकारी होंगे और 5 सदस्यों के लिए सिफारिश अनिवार्य की गई। यानी कि जो 10 सदस्य गैर सरकारी होंगे उनमें से 5 सदस्य सिफारिश के माध्यम से चुने जाने थे। कैसे? बंगाल कॉमर्स ऑफ चैम्बर्स प्लस 4 प्रांतीय विधान परिषदों के द्वारा। यानी कि ये जो 5 सदस्य जिनके लिए सिफारिश की जानी थी उनमें एक सदस्य की सिफारिश बंगाल कॉमर्स ऑफ चैम्बर्स के द्वारा की जानी थी और 4 जो प्रांतीय विधान परिषदें थी उनके द्वारा सिफारिश की जानी थी। उसमें बम्बई, मद्रास, बंगाल और आगरा 4 प्रांत हुआ करते थे और ये 4 प्रांतों की जो विधान परिषदें थी वो विधान परिषदें इन सदस्यों के लिए सिफारिश करने थे। यानी 5 सदस्य 4 प्रांतीय विधान परिषदों से और एक बंगाल कॉमर्स ऑफ चैम्बर्स के माध्यम से सिफारिश के माध्यम से केंद्रीय विधान परिषद में चुने जाने थे। प्रांतीय परिषदों में भी सदस्य संख्या बढ़ाकर 20 कर दी गई। जो प्रांत थे 4 प्रांत उनमें जो सदस्य संख्या थी उनमें भी वृद्धि की गई और उनमें यह कहा गया कि अधिकतम 20 सदस्य इनमें हो सकते हैं। यानी कि प्रांतीय परिषदों में भी सदस्य संख्या में इजाफा इसके माध्यम से किया गया। परिषद को बजट पर वाद विवाद और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। अभी अपन ने 1861 के अधिनियम में चर्चा की थी कि जो परिषद के सदस्य हुआ करते थे, जो कार्यकारी परिषद के सदस्य हुआ करते थे, उनको किसी भी सूरत में किसी भी प्रकार के विधेयक पर किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। और 1892 के अधिनियम ने एक ये विशेष व्यवस्था की पहली बार ये अधिकार दिया गया कि ये प्रश्न पूछ सकते हैं। यानी कि कार्यपालिका से जो उसकी गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद हुआ करती थी उसके सदस्यों से ये न केवल प्रश्न पूछ सकते हैं बल्कि बजट के ऊपर वाद विवाद भी कर सकते हैं। यहीं से ये व्यवस्थाएं शुरू हुई और ये व्यवस्थाएं आज भी जारी है। आज भी वाद विवाद किया जाता है, आज भी कार्यपालिका से प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के विभिन्न तरीकों की जो शुरुआत थी वो 1892 के अधिनियम से भारत में होती है और उसके पश्चात आज आज़ादी के बाद वर्तमान में ये व्यवस्थाएं कार्यरत है। यह अधिकार केंद्रीय तथा प्रांतीय दोनों विधानमंडलों के लिए दिया गया। कौन सा अधिकार? बजट पर वाद विवाद करने का और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का। यह अधिकार केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों को भी दिया गया और प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों को भी दिया गया। यानी कि एक प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण करने की शुरुआत इस अधिनियम के माध्यम से की गई। इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान चुनाव पद्धति की शुरुआत करनी थी। ये बात मैंने आपको प्रारंभ में ही कही थी कि 1892 के अधिनियम का सबसे मोटा जो ध्येय था वो था किसी न किसी रूप में चुनाव पद्धति की शुरुआत करना, प्रतिनिधित्व की शुरुआत करना। यानी कि 1892 का अधिनियम पहला अधिनियम था जिसमें चुनाव की बात कही गई थी। इससे पहले के अधिनियमों में या इससे पहले तक 1892 से पहले तक भारत में किसी भी प्रकार का चुनाव नहीं होता था। अगर कहीं पर भी कोई कार्यकारिणी में व्यक्ति चुना जाना था, कहीं पर भी कोई गवर्नर जनरल की परिषद में चुना जाना था, विधान परिषद में चुना जाना था, वह सब कुछ मनोनयन की प्रथा से ही चलता रहा। पहली बार 1892 के अधिनियम में चुनाव शब्द का इस्तेमाल किया गया, प्रतिनिधित्व जैसी बातें कही गई। यानी कि इस अधिनियम के माध्यम से चुनाव व्यवस्था की शुरुआत भारत में सबसे पहली बार कही गई। केंद्रीय विधानमंडल में अधिकारियों के अतिरिक्त 5 गैर सरकारी सदस्य होने थे, जिन्हें चारों प्रांतों के विधानमंडलों के गैर सरकारी सदस्य तथा कलकत्ता के वाणिज्य मंडल के सदस्य निर्वाचित करने थे। जरा समझिएगा कि केंद्रीय विधानमंडल में अधिकारियों के अतिरिक्त 5 गैर सरकारी सदस्य हो रहे थे। यानी कि अभी अपन ने बात की थी कि जो केंद्रीय विधानमंडल था उनमें अधिकतम संख्या 16 कर दी गई, 10 न्यूनतम, अधिकतम 16। ये जो 16 सदस्य अधिकतम होने थे या 10 सदस्य जो होने थे उनके लिए कहा गया कि आधे सदस्य गैर सरकारी होने थे।
यानी कि 5 व्यक्ति 10 न्यूनतम जो थे उनमें 5 व्यक्ति गैर सरकारी और 5 व्यक्ति सरकारी हो सकते थे। और इनके लिए कहा गया कि ये चारों प्रांतों के विधान मंडलों के गैर सरकारी सदस्यों तथा कलकत्ता के वाणिज्य मंडल के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होने थे। यानी कि 5 सदस्य कहाँ से आएंगे? 4 जो प्रांत थे, बंबई, मद्रास, बंगाल और आगरा, इनके एक एक प्रतिनिधि और एक प्रतिनिधि आना था कलकत्ता के वाणिज्य मंडल से, इनके द्वारा निर्वाचित करने थे। हालांकि इनमें चुनाव जैसी कोई बात नहीं थी, यहाँ पर भी एक प्रकार से मनोनयन का ही ढांचा रखा गया था। निर्वाचन की पद्धति पूर्णतः अप्रत्यक्ष थी, जिनको मनोनीत सदस्य की संज्ञा दी गई, क्योंकि किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होना था, सारा निर्वाचन अप्रत्यक्ष होना था। और अप्रत्यक्ष निर्वाचन होने के कारण से ही इनको मनोनीत सदस्य कहा गया। हालांकि चाहे अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था हो, कम से कम इस 1892 के अधिनियम के माध्यम से चुनाव जैसी चीज को, चुनाव प्रणाली को स्वीकार अवश्य किया गया। आगे चलकर यही चुनाव प्रणाली आधार बनी। 1909, 1919, 1935 के जो अधिनियम पारित किए गए थे, उनके माध्यम से चुनाव प्रणाली को अमली जामा पहनाया गया था। प्रांतीय विधान मंडलों के सदस्यों को नगर पालिकाएं, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय तथा वाणिज्य मंडल निर्वाचित करते थे। जो प्रांतीय विधान मंडल थे, इस समय तक अभी अपन ने बात की, बार बार मैं कह रहा हूं कि 4 प्रांत थे, बंबई, मद्रास, बंगाल और आगरा। इनके जो विधान मंडल थे, इनके सदस्यों का निर्वाचन, जिनकी सदस्य संख्या बढ़ाकर 20 कर दी गई थी, इनका निर्वाचन किनके द्वारा किया जाना था? जो जिला बोर्ड बनने थे, जो विश्वविद्यालय थे, जो नगर पालिकाएं थी और जो वाणिज्य मंडल थे, इनके द्वारा इनका चुनाव किया जाना था। याद रखिएगा, इनका चुनाव भी अप्रत्यक्ष ही होना था। कहीं पर भी अब तक प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत नहीं हुई। एक प्रकार से हम यूं कह सकते हैं कि प्रांतीय विधान मंडलों के सदस्यों का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से या फिर मनोनयन की प्रणाली के माध्यम से हुआ था। तो यह था 1892 का अधिनियम। अभी अपन ने बात की 1861 के भारत परिषद अधिनियम और 1892 के भारत परिषद अधिनियम। इनके माध्यम से कुछ न कुछ परिवर्तन भारतीय शासन व्यवस्था में अंग्रेजों के द्वारा या ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। यदि कोई बात समझ में नहीं आई, आप मुझसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। पुनः निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद।